ओके, सपोज अगर हम लोग देखें यहाँ, ओके, सपोज ये हमारा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, फाइन। तो अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपके इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, फाइन। तो ये जो है कॉइल्ड पार्ट है एंड ये स्ट्रेट पार्ट है। तो इस कॉइल्ड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दिस इज कॉल्ड पार्स कॉन्वोल्यूटा। एंड ये जो स्ट्रेट पार्ट है इसको आप पार्स रेक्टा बोल सकते हो या ट्यूब्यूली रेक्टाई बोल सकते हो। तो इसलिए ये जो पार्स कॉन्वोल्यूटा है ये क्या है? सो दिस इज द साइट ऑफ ए हार्मोन प्रोडक्शन एंड बी आपका क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन। तो इसलिए जो हमारा मेन फंक्शन है टेस्टिस का वो एक्चुअली क्या होता है? पार्स कॉन्वोल्यूटा ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब यहां से आपका स्पर्म ले जाना शुरू होता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? फर्स्ट पार्ट ऑफ द डक्ट सिस्टम, है कि नहीं? तो यहां से स्पर्म हम लेना शुरू करेंगे। अंडरस्टूड? अब समझ में आया ट्यूबुली रेक्टाई क्या होता है? सर। अब हम लोग आगे चलते हैं। सो इसीलिए द ट्यूबुली रेक्टाई इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। इसको टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अंदर होता है। अंडरस्टूड? इट इज नॉट आउटसाइड, so that is why it is called testicular duct system, and it is responsible for carrying the sperms from testis to urethra. समझ रहे हो? तो ये टेस्टिस से बाहर ले जाने में मदद करेगा। यहां से शुरू होगा और क्या? नाउ अब तो हमारे पास कितने लोब्यूल हैं? 200 to 250। हर एक में कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है? 2 से 3। तो टोटल कितने ट्यूबुली रेक्टाई होंगे? बोलो। अराउंड 600 to 750, है कि नहीं? तो ये जो 600 से 750 ट्यूबुली रेक्टाई है, दे जॉइन टू फॉर्म ए मेश या नेट। ओके, इसको आप नेट कह लो या मेश कह लो। ओके, नोन एज रेटी टेस्टिस। समझ रहे हो? तो ये डायग्राम नहीं देखने से आप समझ नहीं पाते, इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे बाहर से डालना पड़ रहा है। पर अदरवाइज आप देखो, तुम इसमें से देख पा रहे हो ना, अपना जो एनसीईआरटी से देख पा रहे हो। देखो, अब बताओ, इसमें रेटी टेस्टिस आपको साफ दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा नहीं सर। सर, नहीं दिख रहा है। इसलिए मजबूरन मुझे प्रत्याशा का दिल तोड़कर बाहर से डालना पड़ रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ साफ दिख रहा है कि नहीं? अगर आप ध्यान दोगे, ये आपका ट्यूबुली रेक्टाई है। अगर मैं इसको कलर कर दूं, आप लोग गुस्सा हो जाते हो ना बाहर से पढ़ाने से, तो इसे ये जो है, जो अब देखो ये जो है ये ट्यूबुली रेक्टाई है। देख रहे हो? एक ट्यूबुली रेक्टाई, 2 ट्यूबुली रेक्टाई, 3 ट्यूबुली रेक्टाई, ऐसे होके ये जो चीज है ये बन जाता है रीटी टेस्टिस। आप उसको रीटी बोलो या रीट बोलो, चलेगा। ठीक है? तो इसलिए मुझे माफ कर देना कि मुझे बाहर से डालना पड़ रहा है। ये जो रीटी टेस्टिस है, यहाँ सारे स्पर्म आते हैं फ्रॉम 600 to 750 ट्यूबुली रेक्टाई, एंड फिर यहाँ से जाएगा किधर? वो एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस में जो जाएगा तो उसमें डालने के लिए आपको छोटे छोटे ट्यूब्स चाहिए। तो these small tubes are known as what? Efferent ductules or
और उसका नाम क्या है? दैट इज ऑल्सो नोन एज वासा एफरेंसिया। ओके, तो उसको हम वासा एफरेंसिया बोलेंगे। अंडरस्टूड? तो ये आपका, तो इसीलिए और इसमें नीट का क्वेश्चन आएगा। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूनिट छोटा है बट इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में। तो प्लांट एंड एनिमल रिप्रोडक्शन जो ये हमारा यूनिट 5 है, इसमें से अगर आप देखोगे तो नीट में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आता है। आई एम टेलिंग बोथ बॉटनी जूलॉजी। तो इसीलिए इज अ वेरी वेरी हॉट यूनिट, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसलिए वासा एफरेंसिया किसको किससे कनेक्ट करता है बताइए? सर लोब्यूल को एपिडिडाइमिस। नो नो नो। सर डेटी टेस्टिस को एपिडिडाइमिस। Yes, it connects the DT testis to epididymis. Epididymis. हाँ, तो like that. Okay, तो like that. तो आप जैसे ये जो आप देखोगे ना, तो ये आपका DT testis है, ये आपका epididymis. Now, अब इसीलिए from DT testis the sperms are led to the epididymis via many small ductules known as vasa efferentia, ductuli efferentis या efferent ductules, कुछ भी कह लो, ठीक है। फिर वो चले जाते हैं एपिडिडाइमिस में। तो द एपिडिडाइमिस इज ए 6 मीटर लॉन्ग हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब का मतलब क्या है? ओके, तो हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब का मतलब है आपका माने वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। Where the sperms are tested for their structure, physiological efficiency and motility. ठीक है, तो इसीलिए मैं उसको मजाक में स्पर्म ट्रेनिंग एकेडमी बोलता हूँ। जैसे आपका एनडीए होता है, ओटीए होता है, आईएमए होता है, उस तरह मैं इसको एसटीए बोलता हूँ, स्पर्म ट्रेनिंग एकेडमी। ओके, नाउ एक बार यहाँ टेस्टिंग हो गया तो जो स्पर्म्स फिट होंगे, द स्पर्म्स दैट आर फाउंड इनएफेक्टिव, बेकार, दे आर किल्ड एंड यूज्ड एज, उसको खा जाते हैं लोग, सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे पहले जमाने में जो वार होता था तो अब खाना वाना मिलता नहीं था, वो माने सालों सालों वार चलता था, जंगलों में खाना कहाँ से आएगा, तो इसलिए जो मरते थे वो उन्हीं को काट के खा जाते थे। समझ में आया? सो लाइक दैट। तो उसी तरह से जो स्पर्म बेकार होंगे उसको बाकी स्पर्म खा जाएंगे या यूज अप कर देंगे उसका एनर्जी, और क्या। बट जो स्पर्म्स फिट थे, तो द स्पर्म्स दैट आर फाउंड फिट, दे आर इनएक्टिवेटेड, उनको सुला दिया जाता है। ओके, so the sperms that are found fit are inactivated by factors from epididymis and stored here and also ahead. समझ में आया? क्यों? बिकॉज अगर आप उसको इनएक्टिवेट नहीं करोगे, वो अपना सारा एनर्जी यहीं खर्च कर देगा एंड मैच में आउट होके आ जाएगा। मैच मतलब क्या? फीमेल बॉडी। तो इसलिए हमें कहाँ जीतना है, फीमेल बॉडी में ना मेल बॉडी में? फीमेल बॉडी में। फीमेल बॉडी। इसलिए अपना रंग रूप उधर दिखाना, इधर चुपचाप सो जाओ। तो इसलिए उसको सुला दिया जाता है बाय होम? बाय एपिडिडाइमल फैक्टर्स। ठीक है। नाउ द टेल पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस इज नोन एज द कॉडा। तो एक्चुअली इसको 3 पार्ट्स होता है। ऊपर वाले को कहते हैं कैपुट, ओके, बीच वाले को कहते हैं बॉडी एंड टेल को कहते हैं कॉडा। ओके, so the tail part of epididymis is also known as cauda epididymis, समझ रहे हो? And it produces the vas deferens और sperm duct। तो अल्टीमेटली कॉडा एपिडिडाइमिस क्या बनाएगा? आपका वास डेफरेंस
This vas deferens then leaves the scrotal sac and enters into the abdominal cavity via the inguinal canal found in the pelvic diaphragm. Understood? तो ये वास डिफरेंस फिर ऊपर चला जाता है. फाइन. तो इसलिए नीचे हम लोगों ने देख लिया अबाउट दिस. चलिए कुछ और बताइए, कुछ डाउट है इधर, कुछ यहाँ पूछना है पूछ लीजिए. ना चले आगे. तो ये हम लोग क्लियर सर. ये हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ओके, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस किए. ओके. अब हम क्रॉस सेक्शन में चले जाएंगे. तो ये आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस. ठीक है. तो क्रॉस सेक्शन में एक्चुअली मैंने, आई एम सॉरी कि मैंने एनसीईआरटी वाला डायग्राम नहीं डाला. आई एम वेरी वेरी सॉरी नीतू, आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, तो इसलिए मैंने उसको नहीं डाला. ओके. चलो. Yes. आप लोग दुखी हो जाते हो ना बाहर डालने से, इसलिए मैं सॉरी बोलना पसंद कर रहा हूँ. तो इसीलिए अब क्रॉस सेक्शन में आपको यहाँ दो तरह के सेल मिलेंगे. एक्चुअली ये डायग्राम उतना साफ नहीं है, पर आप लोग अच्छा डायग्राम देखना ही नहीं चाह रहे, तो मैंने सोचा कि सिंपल सा डाल दिया जाए. तो इसीलिए उसके साथ साथ मैं बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. तो सपोज ये हमारा, दिस इज योर व्हाट, सपोज ये हमारा एक चैम्बर है टेस्टिस का. ओके, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू. अब उसके अंदर हम एक क्रॉस सेक्शन बनाएंगे किसका, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो सपोज ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. ओके. तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें आपके दो तरह के सेल्स मिलेंगे. ओके. यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ सेल्स. कुछ सेल्स लंबे होंगे. ओके. देयर विल बी सम लॉन्ग सेल्स. ओके. तो कुछ सेल्स लॉन्ग होंगे एंड कुछ सेल्स जो हैं वो नॉर्मल होंगे. तो जैसे अब ये जो सेल्स है, तो ये जो सेल्स है, अब इसको अब चार अलग अलग स्टेजेस में हम लोग बनाएंगे. ओके. तो सपोज ये मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4, तो अकॉर्डिंगली यहाँ बनाएंगे ना. तो सपोज यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट सेल है. ओके. सो सपोज दिस ग्रीन कलर इज द फर्स्ट सेल. उसके बाद जो होगा, सपोज हम उसको बनाएंगे ब्लू कलर में सेकेंड सेल. ये सेकेंड सेल है, ये सेकेंड सेल है. उसके बाद सपोज हम लोग पर्पल कलर में थर्ड सेल बनाएंगे. ओके. थर्ड सेल. उसके बाद सपोज ऑरेंज कलर में फोर्थ सेल बनाएंगे. ओके. फोर्थ सेल. फाइन. तो ये हमारे चार स्टेजेस ऑफ सेल हैं. ठीक है. तो उसको हम लोग लेबलिंग कर देते हैं. तो अब ये जो ग्रीन सेल कौन सा है, स्पर्मेटोगोनियम. ठीक है. ये ब्लू सेल कौन सा है, स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी. ये पर्पल सेल कौन सा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. एंड ये कौन सा है, स्पर्मेटोसाइट. तो दिस इज अरेंज्ड इन सीक्वेंस ऑफ व्हाट, इन द सीक्वेंस ऑफ मियोसिस. ठीक है. अब ये जो लंबे लंबे सेल्स हैं उसको हम कहेंगे सर्टोली सेल्स. कोई साख? ओके. वो सर्टोली सेल्स है. ओके. तो ये मैंने बना दिया ड्राइंग ताकि आपको दिखे, क्योंकि आप तो अच्छा डायग्राम देखना नहीं चाह रहे, तो इसलिए मैंने सिंपल वाला बना दिया आपके लिए.
चलिए, सो अब आगे चलते हैं। तो ये इसका लिखा, सो इन क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेस्टिस द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर विजिबल। तो लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ट्यूनिका अल्बुजिनिया सराउंड्स 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो ब्लू वाला है ये क्या है, वो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है। फाइन, तो ये आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर रहा है। फाइन, तो इसको हम लिख देते हैं इधर। सो दिस इज ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ओके, ट्यूनिका अल्बु। सौरभ महापात्र नहीं आया क्या आज? कुछ बोल नहीं रहा था। सो ये जो है हमारा, ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया है। ओके, आ जाओ। ओके, सो ये आपका ट्यूनिका अल्बुजिनिया है। इसको इधर ले आते हैं। चलो, समझ में आया? तो ये जो है लेयर, ये है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। फाइन, तो जो हमारा उसका बनाता है शीथ, आउटर मोस्ट कवरिंग, एंड दिस इज योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये आप तो आप जान ही रहे हो कि दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, तो ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ओके, तो वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, तो आप in CS, two types of cells are visible within the seminiferous tubule. very clear होना चाहिए, within। तो अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। ओके, कौन सा? एक है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। तो these cells are extra embryonic in origin। इसका मतलब क्या है, ये एम्ब्रियो के होते ही नहीं हैं, ये बाहर से आते हैं। ओके, एंड दे आर मेड फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, सो दे डिवाइड बाय मियोसिस। क्योंकि अगर मैं पूछूं, अभी कभी कभी आप सोचो कि पूरा बॉडी में सपोज 200 सेल हैं, तो ऑल 200 डिवाइड बाय माइटोसिस है कि नहीं? 199 एक्सेप्ट 1। तो क्यों ये मियोसिस से डिवाइड करता है, बताइए? बोलो। हाँ बोलो। Why they divide? गैमेट्स हैप्लॉइड बने। क्या? ताकि गैमेट्स हैप्लॉइड बने। उससे क्या होगा? मेरे गैमेट्स पे हैप्लॉइड बना के करना क्या है? सर हैप्लॉइड गैमेट्स जब फ्यूज होंगे तब जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा। यस सर, मेंटेन होगा क्रोमोसोम ताकि प्रोजेनी और तब प्लॉइड ही मेंटेन हो। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लॉइड मेंटेन। मैंने एक्चुअली आप लोग के किस्मत में तो है नहीं कि जेजे सर से जेनेटिक्स पढ़ो, बट स्पर्म्स की किस्मत में है। उन्होंने जेजे सर से पढ़ लिया जेनेटिक्स, उनको मालूम है भैया देखो हम तो डिप्लॉयड हैं, अगर हम हैप्लॉइड नहीं बनेंगे तो बच्चा जो है वो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, फिर स्पीशीज चेंज हो जाएगा। अरे बाबा ये क्या हो जाएगा? ना 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 ना, हम मियोसिस कर लेते हैं। ऐसा ही उन्होंने सोचा है ना, क्या बोल रहे हैं आप? यस सर, वेरी मेंटेन गुड, प्लॉइडी। मतलब वो जेनेटिक्स जेजे सर का पढ़े हैं। बोलो, डिड दे रीड जेनेटिक्स और नॉट? हाँ सर, पढ़े होंगे। वेरी गुड। तो इसीलिए तुम जैसे गाधों का क्या किया जाए, बोलो। तो आप जेनेटिक्स पहले आया ना, सर पढ़ लेंगे। बकवास मत क्या करो मेरे क्लास में, आप जानते हो ना। आप बताइए कि स्पर्म पहले आया ना मेंडल? पहले स्पर्म आया। स्पर्म पहले आया। तो वो जेनेटिक्स कैसे पढ़ लिए?
बेवकूफ। सर वो प्लांट पर रिसर्च किए थे। और मैं तो इसीलिए गधा लोग का क्या करेंगे, तुम जैसे गधे, चलो इसीलिए तुम लोग उल्लू बनने के लिए पैदा ही हुए हो। चलिए, इसलिए मैं भी कोशिश नहीं करूंगा। तो इसलिए याद रखिए कि उनको ये मालूम नहीं था। इस तरह के आंसर को टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन बोला जाता है। जैसे जो तान्या मिश्रा है, उसको अगर हम पूछेंगे कि भाई आप इतने सुंदर क्यों हैं, बताइए। तो तान्या मिश्रा ना, क्या मिश्रा है वो लड़की जो तुम्हारे क्लास में थी, तो स्वीट सी। तनाया। हाँ, वो तनाया, एक ही बात है। तनाया मिश्रा आई है कि नहीं? वो तनाया महापात्र ना मिश्रा। सर मैं तो नया महापात्र। तो तू तो वैसे बहुत स्वीट है, ऐसे फोटो में ऐसे डेंजरस क्यों दिख रही है? चलो, तो आप सर इतने, यही फोटो था मेरे पास। तो आप क्यों इतने सुंदर हो, मेरे को बताओ। क्योंकि आपको मिस इंडिया बनना है, मिस यूनिवर्स ना क्या? नो सर, Then नहीं पता। why are you so beautiful? और उसको जीन्स मिला है पेरेंट्स से। तो समझ में उसके आया, मम्मी पापा। तो समझ में आया गधा महापात्र। तो इसीलिए Yes, sir. तनाया इसलिए सुंदर नहीं है कि उसको मिस इंडिया बनना है, समझे बेवकूफ। जीन्स की तो वजह से। इसीलिए तुम जो बोल रहे हो वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ मियोसिस है, वो कॉज ऑफ मियोसिस नहीं है। ऐसा टीचर छोटे बच्चों को आंसर नहीं दिया। जैसे गरिमा पूछेगी तो उसको थोड़ी मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा बैठ बैठ के। तो उसको समझाने के लिए हम बोलते हैं देखो भी ऐसा है, था ऐसा ऐसा है। बट तुम लोग तो कम से कम बड़े हो जाओ ना, वही पांचम और षष्ठ में रहोगे। तो एक्चुअली व्हाई दिस सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस, बिकॉज ये हमारे है ही नहीं। दे आर नॉट आवर सेल्स, दे आर स्ट्रेंजर्स। समझ में आया? तो इनका ओरिजिन भी अलग है, इनका बिहेवियर भी अलग है। वैशाख, चलिए, तो इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर दैट दे डिवाइड बाय मियोसिस बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम आवर सेल्स। दे डोंट डिवाइड बाय मियोसिस टू मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि वो जेनेटिक्स नहीं पढ़े हैं, उनका कोई स्कूल नहीं होता है। समझ में आया बेवकूफों? चलिए, नाउ अब ये आपका हो गया स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। तो ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। नाउ these cells are arranged according to their sequence in spermatogenesis. समझ रहे हो? तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा उसी सीक्वेंस में ये अलाइन होते हैं। ओके, तो एकदम पेरिफेरी के साथ कौन होगा? टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। ओके, ये सब आपको समझने का जरूरत है नहीं, आप लोग तो एनसीईआरटी बैच हो, ठीक है। तो इसीलिए जो एकदम पेरिफेरी में होगा, माने बाउंड्री में, उसको टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। उसके बाद जो बी सेल मैंने दिखाया है यहाँ, वो है टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया आफ्टर माइटोसिस। ओके, उसके बाद जो सी सेल बनाया है मैंने, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वो है टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम, जो मियोसिस में घुस जाता है। ओके, तो इसलिए जो स्पर्म मदर सेल मियोसिस में घुसेगा, इसी को हम एक्चुअल स्पर्म मदर सेल बोलेंगे। समझ रहे हो? एक्चुअल स्पर्म मदर सेल। तो आपके बुक में जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, एक्चुअली वो कौन सा है? दैट इज टाइप B1। ओके, तो ये है एक्चुअल स्पर्म मदर सेल। टाइप ए जो है, इट प्रोड्यूसेस स्पर्मेटोजेनिक लिनिएज। इसको आप रट लो, ये आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप इसको रट लीजिए। तो ये आपका है स्पर्मेटोजेनिक लिनिएज। मतलब ये जब भी डिवाइड करेगा
स्पर्म मदर सेल ही बनाएगा। ओके, एक्चुअल स्पर्म मदर सेल कौन है? टाइप बी वाला। अंडरस्टूड? चलिए, तो इसे तुम्हारे बुक में जो दिया है, इन योर बुक, सबसे नीचे आप क्या बोलोगे? आप यहां से शुरू करोगे। ओके, सो एनसीईआरटी बिगिंस फ्रॉम हियर। ओके, याद रखना। तो ये आपका एनसीईआरटी यहाँ से शुरू होता है, ये ऊपर दोनों एनसीईआरटी में नहीं दिया होता है। तो इसीलिए अगर आप लोग सिर्फ नीट के लिए पढ़ना चाहते हो तो आपको तो केवीपी नहीं चाहिए, तो इसलिए आपको ऊपर दोनों पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो नीट पढ़ते हैं वो एक्चुअली नीचे वाला पढ़ेंगे। तो इसलिए आपका जो सबसे नीचे से जो हमने इसलिए बनाया, देखो हमने सबसे नीचे किसको बनाया? स्पर्मेटोगोनियम। तो ये कौन सा वाला स्पर्मेटोगोनियम है? टाइप बी वाला। ओके, तो बस इतना याद आप रखेंगे। ये जो है टाइप बी वाला स्पर्मेटोगोनियम है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए फॉर यू द बेसिक्स बेस सेल्स आर टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम, फिर वो डिवाइड करते हैं एंड बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम है उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या होता है? 2n4c। ओके, उसी तरह इनका क्या होता है? 2n2c। ओके, तो ये आपका आफ्टर माइटोसिस है, तो आफ्टर माइटोसिस इसका भी क्या होगा? 2n2c। फाइन। तो एक्चुअली मियोसिस में एस फेज में जाकर ये 4c बन जाता है। तो यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? मियोसिस 1 हो जाता है, इसलिए ये बन जाता है n2c। ओके, तो ये आपका मियोसिस 1 एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, तो ये तो आप सेल डिवीजन में पढ़ ही चुके होंगे। तो इसलिए आपका मियोसिस 1 का जो एंड प्रोडक्ट है वो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, नाउ उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसका जेनेटिक कंपोजिशन है NC। ओके, तो ये हो जाएगा NC। ये सब गारंटेड नीट क्वेश्चन है। ओके, तो दिस इज एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 2। ओके, तो सॉरी, तो ये जो है एक्चुअली सेकेंडरी, नहीं, ये जो है ये स्पर्मेटिड है। इधर इसको यहाँ इधर एंटर मार देंगे, ये वाला है NC। ये जो है आपका इधर आ जाएगा। फाइन। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी आपका क्या होता है? इसको यहाँ से कट करेंगे, ओके। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपके ग्रोथ फेज के बाद, जो मियोसिस घुसा ये आफ्टर ग्रोथ फेज होगा, तो इसका भी होगा 2n4c। बट मियोसिस 1 का एंड प्रोडक्ट है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उधर हम लिख देंगे n2c। एंड जो स्पर्मेटिड है वो आपका मियोसिस 2 का एंड प्रोडक्ट है। तो ये जो स्पर्मेटिड है वो नॉन फंक्शनल है, स्फेरिकल है, इमोटाइल है। समझ रहे हो? Why it is not functional? Because it is spherical and not motile. जबकि स्पर्म को क्या होना चाहिए? मोटाइल। Because sperm has to go ना, sperm has to reach the ovum, तो इसलिए वो मोटाइल होना चाहिए। ओके, तो इसलिए आप याद रखेंगे, आप लोग ये दोनों पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। ओके, ये टोटिपोटेंसी का कंसेप्ट है। नाउ इसलिए हमारा शुरू होगा। सर वो थोड़ा समझा दीजिए, लेकिन थोड़ा। नहीं, वो मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप लोग को सर समझना है, कॉन्सेप्ट का पार्ट है वो सेल डिवीजन। चलिए, तो इसीलिए आपका जो, अबे जो तुम समझोगे ही नहीं तो मैं समझाऊंगा क्यों? आप तो मना करते हो हम नहीं पढ़ेंगे इतना सारा, तो इसलिए आप लोग को ये समझाया नहीं जाएगा, आप लोग खुद पढ़ लेंगे और क्या।
तो इसलिए जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम है आपका, आप टाइप बी नहीं लिखोगे, आप सिर्फ स्पर्मेटोगोनियम लिखोगे। बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टाइप बी वाला होता है। एंड इसका जो है वो मियोसिस में घुसता है। तो जैसे इसको घुसेगा, इसको भी 2n2c ही रखेंगे। तो जैसे मियोसिस में घुसा, अब वो क्या करेगा, G1s G2 करेगा। तो G1s G2 जब करेगा तब आपका बन जाएगा 4c। तो अंडरस्टूड। तो 4c कब बनता है, आफ्टर s फेज। ठीक है। तो इसलिए मियोसिस में घुसा तो मियोसिस का भी इंटरफेज होगा ना। तो मियोसिस के इंटरफेज में जब घुसेगा तो उसको हम घुसते ही बोलेंगे टाइप बी। पर जैसे ही घुसेगा तो वो क्या है, वो बनेगा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्यों, तो ये आपका है G1, ओके, G1। उसके बाद आप जानते हो वो कहाँ जाएगा, S। तो S में आपका डबलिंग हो जाएगा। तो इधर हम लोग लिखते हैं डबलिंग ऑफ 4c, डबलिंग ऑफ 2c। ठीक है। फिर ये चला जाएगा किधर, आपका G2। ओके। तो इसीलिए ये जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे उस पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए G1 S G2, तो ये जो स्टेजेस में हम देखेंगे। तो इसलिए आप बोलोगे सर 4c कैसे हो गया, वो तो 2c था। क्योंकि वो यहाँ डबलिंग हो गया। कोई शक? चलिए, तो उसके बाद यहाँ दिए मियोसिस 1 हो गया है। तो इसलिए मियोसिस 1 आप जानते हो क्या होता है, वो रिडक्शनल डिवीजन होता है कि नहीं, रिडक्शनल डिवीजन। इसीलिए क्या हुआ आपका, जो वो 2n4c बन गया n2c। एंड ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये फिर डिवाइड करता है एंड बन जाता है क्या, वो बन जाएगा आपका स्पर्मेटिड। यस, स्पर्मेटिड। तो दैट इज कॉल्ड NC। तो ये क्या है, इसको हम लिखेंगे इक्वेशनल डिवीजन। क्यों इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, बिकॉज n रिमेन्स n। ठीक है, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। 2n बिकम्स n, इसलिए हम उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे। क्लियर? अब उसके बाद आप जो है लुमेन, तो ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म। ये जो प्रोसेस है इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। ओके, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटोटिड टू स्पर्मेटोजोआ। ओके, तो ये जो है ये क्या है, ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड नीचे वाला है स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। ओके, तो इस स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, आपका जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। ठीक है। एंड वो कहाँ पाएंगे आप इसको, फाउंड इन द लुमेन। ठीक है, आप इसको लुमेन में पाएंगे। तो इसलिए यहाँ जो आप देख रहे हो इस डायग्राम के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, ये आपका स्पर्मेटोजोआ। क्लियर? तो इसलिए हमने अभी क्या पढ़ा, विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, समझ में आया? बट बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम क्या पाएंगे, सो बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वी विल फाइंड अनदर ग्लैंड। तो शायद हमने उधर लिखा नहीं है। ओके, नाउ इधर हम लोग लिख देंगे बिटवीन द seminiferous tubules we find a third type of cell, okay, known as interstitial
interstitial cells of Leydig. ओके, तो ये लोग क्या करते हैं? They are endocrinocytes and produce the male sex hormone testosterone. समझ में आया? तो ये between the seminiferous tubule होता है. We find a third type of cell, okay, known as interstitial cells of Leydig. So they are endocrinocytes and produce the male sex hormone, क्या? टेस्टोस्टेरोन. तो इसलिए अंदर आप कितने सेल पाएंगे? 2 तरह के. बाहर आप कितने सेल पाएंगे? 1 तरह. ओके, नाउ उसके बाद आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो सर्टोली सेल्स, हमने ये ए सेल किया